इकोनॉमी की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्लम्बिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो नब्ज है जो देश की धड़कन तय करती है, बैंकिंग, फिनांस और मॉनेटरी पॉलिसी। सोचिए, आरबीआई पानी यानी कि पैसा छोड़ता है, बैंक वो पाइप हैं जो इसे हम तक पहुंचाते हैं, और एनपीए वो लीक हैं जो सिस्टम को कमजोर करते हैं। तो आज हम इसी पूरे सिस्टम की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये मनी सप्लाई क्या है, ये M1, M3 के कोड क्या बताते हैं, फिर आरबीआई इस सप्लाई को नियंत्रित कैसे करता है, ये रेपो रेट जैसे हथियार कैसे काम करते हैं, और ये जो बैंक है वो कितने तरह के होते हैं, और जब पैसा कहीं फंस जाता है, मतलब एनपीए बन जाता है, तो उस लीकेज को कैसे रोका जाता है। तो चलिए सबसे पहले पैसे की सप्लाई से ही शुरू करते हैं। हम अक्सर M1, M2, M3, M4 के बारे में सुनते हैं। ये असल में है क्या, और इनमें सबसे जरूरी कौन सा है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। आरबीआई देश में पैसे की कुल मात्रा को मापने के लिए इन पैमानों का इस्तेमाल करता है। सबसे आसानी से समझने के लिए M1 और M3 पर ध्यान देते हैं। M1 को नैरो मनी कहते हैं। इसमें वो सारा पैसा आता है जो तुरंत खर्च के लिए उपलब्ध है, यानी जनता के पास जो कैश है और बैंकों में मौजूद डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट का पैसा, जिसे हम एटीएम से कभी भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब इसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है। अब आते हैं M3 पर, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें M1 की सभी चीजें तो होती ही हैं, साथ ही बैंकों के पास जमा टाइम डिपॉजिट्स भी जुड़ जाते हैं। टाइम डिपॉजिट यानी वो पैसा जो एक निश्चित समय के लिए जमा है, जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट या आरडी। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर M1 वो पैसा है जो लोग असल में तुरंत खर्च कर सकते हैं, तो आरबीआई अपनी नीतियां बनाते वक्त M3 को ज्यादा तवज्जो क्यों देता है, जिसमें एफडी जैसा पैसा भी शामिल है, जो तो मतलब सालों तक लॉक रहता है? ये तो ऐसा हुआ कि हम पानी के नल से कितना पानी निकल रहा है ये देखने के बजाय पूरी टंकी को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली, M3 अर्थव्यवस्था में कुल पैसों का एक ज्यादा स्थिर और व्यापक नजरिया देता है। M1 रोजमर्रा के खर्चों के हिसाब से बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन M3 दिखाता है कि सिस्टम में असल में कितनी फाइनेंशियल शक्ति मौजूद है। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि M3 लोगों के बचत करने के पैटर्न और अर्थव्यवस्था में उनके भरोसे को भी दिखाता है। अगर लोग ज्यादा एफडी कर रहे हैं, मतलब M3 बढ़ रहा है, तो ये संकेत देता है कि शायद वे भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं और उन्हें बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा है। इसीलिए पॉलिसी बनाने के लिए M3 एक बेहतर इंडिकेटर माना जाता है। समझ गया। तो अगर M3 अर्थव्यवस्था में कुल पानी की मात्रा है, तो इस पानी के फ्लो को नियंत्रित करने वाला मेन वॉल्व तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हुआ। और यहीं पर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी काम आती है। आरबीआई के बारे में एक बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती है कि उसे महंगाई भी रोकनी है और ग्रोथ भी बढ़ानी है। ये तो ऐसा हुआ कि एक ही समय पर ब्रेक भी लगाना है और एक्सेलरेटर भी दबाना है। ये संतुलन कैसे बनता है? यही मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी बनाई गई, जिसमें आरबीआई और सरकार दोनों के सदस्य होते हैं। सरकार ने इस कमेटी को एक साफ टारगेट दिया है, महंगाई दर को 4% पर रखना, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है, यानी महंगाई 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। अच्छा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमपीसी के पास कई हथियार हैं, जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। हाँ, जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये शब्द हम न्यूज में रोज सुनते हैं, लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? इन्हें आप आरबीआई का टूल बॉक्स समझिए। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है रेपो रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा ज्यादा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। और फिर बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन महंगे कर देते हैं। एकदम सही। नतीजा, लोग कम लोन लेते हैं, बाजार में पैसे का फ्लो कम होता है और महंगाई पर लगाम लगती है। और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो? सीआरआर को आप आरबीआई की अनिवार्य गुल्लक समझ सकते हैं। आरबीआई बैंकों से कहता है, आपके पास जितना भी पैसा जमा है, उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 4.5%, आप मेरे पास कैश में रख दीजिए। इस पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते और ना ही उस पर कोई ब्याज मिलेगा। बिल्कुल।
और अगर आरबीआई को बाजार से पैसा कम करना है तो वो सीआरआर को बढ़ा देगा। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अपने आप कम पैसा बचेगा। और एसएलआर भी कुछ ऐसा ही है? थोड़ा अलग। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने ही पास रखना होता है, लेकिन कैश, सोने या सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीजों में। ये एक तरह से बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है। अच्छा। इसे बढ़ाने से भी बैंकों की कर्ज देने की क्षमता कम हो जाती है। तो रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, ये तीनों मिलकर बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई इन टूल्स से बैंकों तक पैसे का फ्लो कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो पाइप हैं, यानी बैंक, ये खुद भी तो सब एक जैसे नहीं है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट के अलावा पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ गए। इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल, ये पाइपलाइन अब ज्यादा विशिष्ट हो गई है। पब्लिक और प्राइवेट बैंक तो हम जानते ही हैं, जो हर तरह की बैंकिंग सर्विस देते हैं। लेकिन अब आए हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स, जो खास मकसद के लिए बने हैं, जैसे पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हाँ। ये एक तरह से डिजिटल वॉलेट हैं, जिन्हें बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है। ये 2 लाख रुपए तक जमा ले सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। सही, उनका मुख्य काम पेमेंट सिस्टम को आसान बनाना है। तो ये लेन देन के लिए हैं, उधार देने के लिए नहीं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका फोकस उन लोगों पर है जिनकी पहुंच बड़े बैंकों तक नहीं है, जैसे छोटे किसान, छोटे दुकानदार। ये पेमेंट्स बैंक के ठीक उलट जमा लेने के साथ साथ छोटे स्तर पर लोन भी दे सकते हैं। इनका लक्ष्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी बैंकिंग को समाज के हर तबके तक पहुंचाना। अब आते हैं इस प्लम्बिंग सिस्टम के सबसे डरावने हिस्से पर, जब पाइपलाइन में लीकेज हो जाए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए। ये शब्द सुनते एक नेगेटिव फीलिंग आती है। इसका असल मतलब क्या है और ये इतनी बड़ी चिंता क्यों है? एनपीए का मतलब है डूबा हुआ कर्ज। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने लोन की किस्त या ब्याज 90 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं चुकाती, तो बैंक उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने फैक्ट्री लगाने के लिए 100 करोड़ का लोन लिया, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी हो गई और कंपनी किस्तें नहीं चुका पाई। 91वें दिन वो 100 करोड़ का लोन बैंक की किताबों में एक परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। और ये बैंकों के लिए जहर की तरह है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी कमाई तो रुकी ही, साथ में मूलधन डूबने का खतरा भी पैदा हो गया। तो इन बड़े बड़े लीकेजेस को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? मैंने सरफासी एक्ट, आईबीसी और अब एक बैड बैंक के बारे में भी सुना है। हाँ, इन लीकेज को ठीक करने के लिए समय के साथ हमारे टूल्स भी बेहतर हुए हैं। सबसे पहले आया सरफासी एक्ट। इसने बैंकों को एक बड़ी ताकत दी कि वो कर्ज के बदले रखी गई संपत्ति, मतलब कोलैटरल, को बिना कोर्ट जाए नीलाम कर सकते हैं। पर इसमें भी तो दिक्कतें थीं। बड़े डिफॉल्टर मामले को सालों तक अदालतों में उलझाए रखते थे। एकदम सही। और इसी समस्या को हल करने के लिए आईबीसी लाया गया। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने खेल बदल दिया। इसने एक टाइम लिमिट लगा दी। आईबीसी कहता है कि किसी दिवालिया कंपनी का मामला अधिकतम 330 दिनों के अंदर सुलझाना ही होगा। अच्छा, मतलब एक डेडलाइन तय कर दी। हाँ, या तो कंपनी को कोई और खरीद कर चलाएगा या फिर उसकी संपत्ति बेचकर लेनदारों का पैसा चुकाया जाएगा। इसने अंतिम प्रक्रिया को समयबद्ध समाधान में बदल दिया। और ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो काफी नया है। ये सबसे नया टूल है। बैड बैंक का आधिकारिक नाम NARCL है। ये एक तरह की स्पेशलिस्ट प्लम्बिंग कंपनी है। इसका काम है बैंकों से उनके सबसे बड़े और पुराने एनपीएस खरीद लेना। मतलब ये एनपीए को टेक ओवर कर लेता है। हाँ, मान लीजिए एक बैंक के पास 500 करोड़ का एनपीए है जो 5 साल से फंसा है। NARCL उस एनपीए को एक डिस्काउंट पर, जैसे 200 करोड़ में खरीद लेगा। इससे बैंक की बैलेंस शीट तुरंत साफ हो जाती है, उसे कुछ कैश मिल जाता है और वो उस फंसे हुए कर्ज की चिंता छोड़कर नए लोन देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। और फिर NARCL उस 500 करोड़ के एनपीए को वसूलने का काम करता रहता है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जब पैसा आरबीआई से निकलकर बैंकों से गुजरकर और एनपीए की लीकेज से बचकर इकोनॉमी में पहुंचता है,
तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स को चलाता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इनमें क्या मूल अंतर है? इसका सबसे सीधा संबंध है समय से। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म उधारी का बाजार है, यानी 1 साल से कम के लिए। जब सरकार को कुछ हफ्तों के लिए या किसी बड़ी कंपनी को कुछ महीनों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वे यहां से ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर जारी करके पैसा उठाते हैं। एक तरह से शॉर्ट टर्म आईओयू, मतलब मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगा का वादा। हाँ, कह सकते हैं। और कैपिटल मार्केट वो लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा की फंडिंग के लिए है। इसका रेगुलेटर्स से भी है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट, जहां कोई कंपनी पहली बार आईपीओ लाकर जनता को शेयर बेचती है और बिजनेस के लिए पैसा जुटाती है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, यानी हमारा स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई, जहां उन आईपीओज में जारी हुए शेयरों की रोजाना खरीद बिक्री होती है। यहाँ एक चीज है जिसे मैं हमेशा से बेहतर समझना चाहता था। हमने सुना है कि बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड में उल्टा संबंध होता है। ये हमारी आज की चर्चा से कैसे जुड़ा है? ये पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। यील्ड का मतलब है किसी बॉन्ड पर मिलने वाला इफेक्टिव रिटर्न। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा जिस पर 8% का ब्याज यानी 80 रुपए सालाना मिलते हैं। आपकी यील्ड हुई 8%। ठीक है। अब सोचिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया और नए बॉन्ड 9% ब्याज पर आने लगे। जाहिर है आपके पुराने 8% वाले बॉन्ड की कोई खास मांग नहीं रहेगी। आपको उसे बेचने के लिए उसकी कीमत घटानी पड़ेगी। मान लीजिए 950 रुपए। अच्छा। अब जो नया खरीदार है वो 950 रुपए लगाकर सालाना 80 रुपए कमाएगा। उसका प्रभावी रिटर्न यानी यील्ड अब 8% से ज्यादा लगभग 8.4% हो गई। तो क्या हुआ? बॉन्ड की कीमत घटी और यील्ड बढ़े। कमाल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट एक तरह से आरबीआई के अगले कदम का इशारा देता है? अगर बाजार को लगता है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, तो लोग पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड बेचने लगते हैं, जिससे उनकी कीमत गिरती है और यील्ड बढ़ जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बॉन्ड मार्केट, खासकर सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड, इस बात का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है कि बाजार भविष्य में ब्याज दरों को किस दिशा में जाते हुए देख रहा है। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को इकोनॉमी से सीधे जोड़ता है। इसी के लिए M3 को देखता है, जो इकोनॉमी में कुल फाइनेंशियल ताकत दिखाता है। और बचत की आदत को भी। फिर हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की, जिसका लक्ष्य महंगाई और ग्रोथ में संतुलन साधना है। जिसके लिए वो रेपो रेट जैसे टूल से बाजार में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और पेमेंट्स बैंक सिर्फ लेन देन के लिए हैं, वो लोन नहीं दे सकते। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे स्तर पर लोन देकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं। और 90 दिनों से ज्यादा किस्त न चुकाने पर लोन एनपीए बन जाता है। और उससे निपटने के लिए हमारे पास सारफेसी, समय सीमा वाला आईबीसी और अब बैड बैंक जैसे आधुनिक टूल हैं। और आखिर में बॉन्ड यील्ड और कीमत का उल्टा संबंध हमें दिखाता है कि फाइनेंशियल मार्केट आरबीआई के भविष्य के कदमों का अंदाजा कैसे लगाता है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये कोई अलग-थलग विषय नहीं है। रेपो रेट में एक छोटा सा बदलाव भी आम आदमी की ईएमआई से लेकर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड यील्ड तक हर चीज पर असर डालता है। ये सभी तंत्र एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए है, जिस पर वे सोच सकते हैं। हमने देखा कि आरबीआई का एक लक्ष्य महंगाई को नियंत्रित करना है और दूसरा विकास को गति देना। और ये दोनों लक्ष्य कई बार एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक विकासशील और जटिल अर्थव्यवस्था जैसे भारत में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या हमें विकास की गति को थोड़ा धीमा करने की कीमत पर भी महंगाई पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े? या फिर थोड़ी ज्यादा महंगाई का जोखिम उठाकर भी विकास को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि रोजगार पैदा हो? इस संतुलन को साधने का सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत है। आज हम सरकार के घर का हिसाब समझने वाले हैं। सोचिए, अगर देश एक बहुत बड़ा परिवार है तो उसका बजट कैसे बनता है, कमाई कहाँ से होती है, खर्चे कहाँ होते हैं और जब पैसे कम पड़ जाएं तो क्या होता है?
आज हम सरकार की तिजोरी के इसी मैनेजमेंट यानी फिस्कल पॉलिसी को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। और ये वो विषय है जो अखबारों के हेडलाइन से लेकर हमारे घर के किचन के बजट तक हर चीज पर असर डालता है। आज हम इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का मेन्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार के सालाना हिसाब किताब यानी बजट की, और इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों रेवेन्यू और कैपिटल बजट को समझेंगे। हाँ। फिर हम उस शब्द पर आएंगे जो हर साल सुर्खियों में रहता है, घाटा यानी डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब क्या बला है, इसे जानेंगे। इसके बाद हम सरकार की कमाई के सबसे बड़े सोर्स यानी टैक्सेशन पर फोकस करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फर्क को समझेंगे और भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी के मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। अच्छा। फिर देखेंगे कि ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। सरकार की 3 अलग-अलग तिजोरियों यानी फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस बड़े परिवार में यानी केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कैसे होता है। इसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो चलिए इस बेहद जरूरी और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। एक मजेदार बात से शुरू करती हूँ। हम सब इसे बजट कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं है। सही बात है। आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये बस एक फैंसी नाम है सरकार के सालाना इनकम एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट का। बिल्कुल सही। और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इसे एक परिवार के बजट की तरह सोचना सबसे आसान है। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है रेवेन्यू बजट, मतलब राजस्व बजट। रेवेन्यू बजट जी, ये परिवार के रोजमर्रा के खर्चे और कमाई जैसा है। महीने का राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ये वो लेन देन है जो बार बार होते हैं और जिनसे घर में कोई नई बड़ी संपत्ति नहीं बनती। अच्छा, तो इसमें कमाई और खर्चे दोनों शामिल हैं? हाँ, रेवेन्यू बजट में 2 चीजें आती हैं। पहली रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियां। सरकार के लिए यह है टैक्स से आया पैसा या सरकारी कंपनियों से मिला डिविडेंड। ये वो कमाई है जिसके बदले सरकार को भविष्य में कुछ वापस नहीं करना पड़ता। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोज के खर्चे, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और सबसे बड़ा आइटम पुराने कर्जों पर दिया जाने वाला ब्याज। और दूसरा हिस्सा जिसे हम कैपिटल बजट कहते हैं, वो इससे कैसे अलग है? देखिए, कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट उस परिवार के लॉन्ग टर्म खर्चों और कमाई जैसा है, जैसे घर खरीदना, कार लेना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। ये वो लेन देन है जिनसे आपकी कोई एसेट यानी संपत्ति बनती है या आपकी लायबिलिटी मतलब देनदारी कम होती है। सरकार का के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है नए हाईवे, पोर्ट्स, अस्पताल या स्कूल बनाना। अच्छा, ये वो खर्चे हैं जो देश की ग्रोथ की नींव रखते हैं। और इसमें कमाई कहाँ से होती है? मतलब घर खरीदने के लिए तो या तो लोन लेना पड़ता है या फिर कोई पुरानी संपत्ति बेचनी पड़ती है। बिल्कुल, वही लॉजिक यहां भी है। कैपिटल रिसीट्स 2 तरह की होती हैं। एक है डेट क्रिएटिंग यानी उधार लेकर, जैसे सरकार का वर्ल्ड बैंक से या बाजार से लोन उठाना। और दूसरी है नॉन डेट यानी बिना उधार के, जैसे सरकार का किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट। या किसी पुराने दिए हुए लोन की वसूली करना। तो ये तो हुआ कमाई और खर्चे का पूरा लेखा जोखा। लेकिन असल जिंदगी की तरह यहाँ भी अक्सर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो तो जन्म होता है उस शब्द का जो हर बजट में सुर्खियां बटोरता है, घाटा यानी डेफिसिट। एकदम सही पकड़ा। और इन घाटों में कई प्रकार हैं, लेकिन 3 को समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आता है बिग डैडी ऑफ ऑल डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट, इसका सीधा साधा मतलब है इस साल अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए सरकार को कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। ये सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है। जब हम सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 4% या 5% है, तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसे ऐसे समझिए कि इकोनॉमी में निवेश के लिए मान लीजिए 1000 रुपए का एक पूल है। अगर सरकार ही उसमें से 400 रुपए उधार ले ले तो प्राइवेट कंपनियों यानी देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिर्फ 600 रुपए बचते हैं। अच्छा। इससे लोन महंगा हो जाता है, नई फैक्ट्रियां कम लगती हैं और नौकरियां कम बनती हैं।
इसी को अर्थशास्त्री क्राउडिंग आउट कहते हैं। क्राउडिंग आउट, जहां सरकार का उधार प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को क्राउड आउट यानी बाहर धकेल देता है। एग्जैक्टली और साथ ही इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अक्सर नए नोट छापती है, जिससे महंगाई भी बढ़ती है। अच्छा, तो ये तो हुआ फिस्कल डेफिसिट। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, यानी राजस्व घाटा। ये नाम से तो छोटा लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बहुत ही चिंताजनक संकेत होता है। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आसान भाषा में, सरकार अपनी रोजमर्रा की कमाई से अपने रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज ये भी पूरे नहीं कर पा रही है। मतलब सरकार उधार लेकर घी पी रही है, एसेट बनाने के लिए नहीं। बिल्कुल। इसे उस बिगड़ैल बेटे की तरह समझिए जो अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा खर्च कर रहा है और घर की संपत्ति बनाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है। ये एक अनसस्टेनेबल स्थिति मानी जाती है। एक मिनट, तीसरा घाटा है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस पुराने कर्जों पर ब्याज का भुगतान। ये क्या बताता है? अगर किसी साल ये शून्य भी हो, तब भी तो सरकार को पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए बड़ा उधार लेना पड़ सकता है। क्या हम एक तरह के ब्याज के जाल में फंसे हुए हैं? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। प्राइमरी डेफिसिट यही दिखाता है। ये बताता है कि अगर हम पुराने कर्जों का बोझ एक पल के लिए भूल जाएं, तो क्या मौजूदा सरकार अपने खर्चों को अपनी कमाई से पूरा कर पा रही है? अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, तो इसका मतलब है कि सरकार नया उधार सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए ले रही है, अपने मौजूदा खर्चों के लिए नहीं। और अगर ये आंकड़ा भी ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि सरकार पुराने ब्याज के साथ साथ अपने आज के खर्चों के लिए भी तेजी से उधार ले रही है, जो एक बड़े कर्ज के जाल की तरफ इशारा करता है। वाह! तो ये तीनों डेफिसिट मिलकर सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी कहानी बताते हैं। अब सवाल उठता है कि इन घाटों को भरने और सरकार चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? जाहिर है सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। जी, टैक्स सरकार की कमाई की रीढ़ है और ये मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये आप सीधे सरकार को देते हैं। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते, जैसे आपका इनकम टैक्स और कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स। और इनकी खासियत ये है कि ये प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब जिसकी कमाई ज्यादा उसका टैक्स रेट भी ज्यादा। बिल्कुल सही। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम सबको हर रोज देना पड़ता है, चाहे हम अमीर हों या गरीब। बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। इसका बोझ आखिर में उपभोक्ता पर पड़ता है, लेकिन इसे वसूलता कोई और है, जैसे दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इनकी प्रकृति रिग्रेसिव होती है। इसे ऐसे समझिए, एक बिस्किट के पैकेट पर अंबानी भी उतना ही टैक्स देते हैं जितना एक मजदूर। सही बात है। इसलिए इसका असर गरीबों पर ज्यादा महसूस होता है। जीएसटी पर आते हैं। इसे एक देश एक टैक्स कहकर भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया गया था, लेकिन इसमें तो अभी भी पेट्रोल, डीजल, शराब जैसे आइटम्स बाहर है। और 5%, 12%, 18%, 28% जैसे इतने सारे स्लैब्स के साथ क्या ये वाकई उतना सरल है जितना बताया गया था? ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। देखिए, इसे पूरी तरह एक टैक्स कहना शायद सही नहीं होगा। कुछ जरूरी चीजें अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं, क्योंकि राज्य अपनी कमाई का एक बड़ा जरिया छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद इसने दर्जनों पुराने टैक्स को खत्म करके सिस्टम को पहले से कई ज्यादा सरल बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका क्या मतलब हुआ, डेस्टिनेशन बेस्ड? इसका मतलब है टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां सामान का उपभोग होता है, न कि जहां वो बनता है। अच्छा। पहले की व्यवस्था में टैक्स उत्पादक राज्यों को मिलता था, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों को फायदा होता था। जीएसटी ने इसे बदलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे उपभोक्ता राज्यों को ज्यादा राजस्व दिलाने में मदद की है। और इसके लिए तो संविधान में भी बदलाव करना पड़ा था। जीएसटी काउंसिल का जिक्र बहुत आता है। ये क्या है? हाँ, इसे 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया और आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल बनाई गई। ये इसकी सबसे अनोखी और शक्तिशाली बॉडी है। अच्छा, लगेगा। ये तो बहुत दिलचस्प है कि केंद्र अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो क्या असल में ऐसा हुआ है कि राज्यों ने मिलकर केंद्र के किसी प्रस्ताव को रोक दिया हो? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक असली टेस्ट केस लगता है। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है। इसमें केंद्र के वोट का वजन 13 है और सारे राज्यों को मिलाकर 23। कोई भी फैसला 34 बहुमत से होता है। यानी लगभग
75% बहुमत से। हाँ, इसका मतलब है न केंद्र अकेले कुछ थोप सकता है, न सारे राज्य मिलकर केंद्र के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। सबको मिलकर सहमति बनानी पड़ती है। और कई बार ऐसा हुआ है जब राज्यों के ऐतराज पर केंद्र को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तो ये जो डेफिसिट का पैसा है, जो उधार सरकार लेती है, और जो टैक्स का पैसा आता है, आखिर ये सब जाता कहाँ है? क्या सरकार के पास भी हमारी तरह एक ही बैंक अकाउंट होता है? नहीं, इसके लिए संविधान में 3 अलग-अलग तिजोरियों का इंतजाम है। पहली और सबसे बड़ी तिजोरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसे सरकार का मेन बैंक अकाउंट समझिए। टैक्स से आई सारी कमाई, लिए गए सारे लोन, सब कुछ इसी में जाता है। और सबसे अहम बात, इस तिजोरी से 1 रुपया भी निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। अच्छा। जो बजट पास होता है वो असल में इसी फंड से पैसा निकालने की परमिशन लेने का प्रोसेस है। और बाकी 2 तिजोरियां? दूसरी तिजोरी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल 266 में है। ये सरकार का अकाउंट नहीं है, बल्कि सरकार यहाँ एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह काम करती है। बैंकर की तरह मतलब इसमें लोगों का पैसा होता है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। ये पैसा सरकार का नहीं है, उसे आज नहीं तो कल लौटाना है। इसलिए इसे खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और तीसरी वाली इमरजेंसी के लिए होगी? जी। तीसरी है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। ये देश की इमरजेंसी अलमारी है जिसमें कुछ पैसा रिजर्व रखा जाता है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कोई और आपदा आ गई और तुरंत पैसों की जरूरत है। हाँ, तो संसद का सेशन बुलाने का इंतजार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति की ओर से इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। बाद में संसद से अप्रूवल लेकर उतना ही पैसा वापस इस फंड में डाल दिया जाता है। तो अब हमने सरकार की कमाई, खर्च, घाटे और पैसे रखने की जगह को समझ लिया है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, बंटवारा। इतने बड़े देश में केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कैसे होता है? इसे ही शायद फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। बिल्कुल। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मा एक संवैधानिक संस्था पर है, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। आर्टिकल 280। जी, आर्टिकल 280। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसका मुख्य काम 2 सवालों का जवाब देना है। पहला, केंद्र ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा सभी राज्यों को मिलाकर दिया जाएगा। इसे कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है कि राज्यों को जो टोटल हिस्सा मिला उसे अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। किस राज्य को ज्यादा मिलेगा, किसे कम। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। और यहीं पर असली बहस होती होगी। जी बिल्कुल। हाल ही में 15वें वित्त आयोग की बहुत चर्चा थी, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। उनकी क्या मुख्य सिफारिशें थीं? 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र के टैक्स पूल का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। 41%? ये पहले 42% था, है ना? हाँ, ये पहले 42% था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसे 1% कम किया गया, क्योंकि अब उनका खर्च केंद्र सीधे उठाएगा। और राज्यों के बीच बंटवारे के लिए क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे तो अक्सर दक्षिणी राज्य शिकायत करते हैं कि वो ज्यादा टैक्स देते हैं पर उन्हें हिस्सा कम मिलता है। यही सबसे बड़ा विवाद है। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए कई मापदंड तय किए गए, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प है इनकम डिस्टेंस, जिसे 45% का वेटेज दिया गया। 45%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसका सीधा मतलब है जो राज्य जितना गरीब है, यानी जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अमीर राज्य से जितनी दूर है, उसे बंटवारे में उतनी ही ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। अच्छा, तो ये बराबरी लाने की कोशिश है। हाँ, ये संविधान की बराबरी लाने की भावना को दर्शाता है, लेकिन इसी को लेकर अमीर राज्यों की शिकायत रहती है। इसके अलावा जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15% और जंगल कवर को 10% वेटेज दिया गया। और अब तो 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो आने वाले समय में ये फॉर्मूला फिर से बदल सकता है। जी, उनकी रिपोर्ट तय करेगी कि अगले 5 सालों तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध कैसे रहेंगे। ये देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो आज की जबरदस्त चर्चा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की बजट से, जो संविधान के आर्टिकल 112 के तहत एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके 2 हिस्से हैं, रेवेन्यू यानी रोजमर्रा के लेन देन और कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने वाले लेन देन। फिर हमने घाटों को डिकोड किया। फिस्कल डेफिसिट सरकार की कुल उधारी की जरूरत है, जो क्राउडिंग आउट और महंगाई बढ़ा सकता है। और रेवेन्यू डेफिसिट, वो तो एक खतरे की घंटी है।
बिल्कुल। वो बताता है कि सरकार रोज के खर्चे भी उधार लेकर चला रही है। इसके बाद हमने टैक्सेशन को देखा। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी रिग्रेसिव। और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसे जीएसटी काउंसिल नाम की शक्तिशाली संस्था नियंत्रित करती है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। सरकार का सारा पैसा 3 तिजोरियों में रहता है। कंसोलिडेटेड फंड, जिससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए, पब्लिक अकाउंट, जिसके लिए मंजूरी नहीं चाहिए क्योंकि वो जनता का पैसा है, और कंटिंजेंसी फंड, जो आपातकाल के लिए है। और आखिर में हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा करता है, जिसमें वर्टिकल यानी केंद्र से राज्य और हॉरिजॉन्टल यानी राज्यों के बीच डिवोल्यूशन शामिल है। तो आज हमने सरकार के वित्तीय प्रबंधन की पूरी मशीनरी को समझा, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने क्राउडिंग आउट की बात की, जहां सरकार के ज्यादा उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए पैसा कम बचता है। दूसरी तरफ सरकार इसी उधार से हाईवे, पोर्ट और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स बनाती है, जो देश के विकास के लिए जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार का ये उधार लेना देश के बड़े विकास लक्ष्यों के लिए एक जरूरी समझौता है, या ये प्राइवेट कंपनियों की तरक्की की राह में एक वास्तविक बाधा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। होस्ट स्पीकर और एक्सपर्ट स्पीकर एक साथ। एक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमी की इस खास क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो दिखता तो नहीं, पर हम सब पर उसका असर सीधा पड़ता है। हमारा मिशन है कि आज कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। आज हम भारत के एक्सटर्नल सेक्टर यानी बाहरी दुनिया के साथ हमारे आर्थिक रिश्तों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, मतलब बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का पैसा दुनिया में कैसे जाता है और दुनिया का पैसा भारत में कैसे आता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले देश का हिसाब किताब यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, फिर इसके 2 हिस्से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनकी कहानी क्या है, और फिर निवेश की दुनिया में चलेंगे और एफडीआई और एफपीआई के बीच का असली फर्क समझेंगे। इसके बाद रुपए की कीमत का रोलर कोस्टर, हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे काम करता है, फिर बात होगी भारत के आर्थिक रक्षा कवच हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की, और आखिर में दुनिया के 3 बड़े इकोनॉमिक रेफरीज IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO की भूमिका को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या BOP आखिर है क्या चीज? मेरे हिसाब से बीओपी देश का एक सालाना बैंक स्टेटमेंट जैसा है। एग्जैक्टली। ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक तरह से एक्सरे है, जो दुनिया के साथ हमारे सारे लेन देन का हिसाब रखता है। हाँ, और इस स्टेटमेंट के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, इसे आप देश की महीने की इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर वाली डायरी समझ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है। अच्छा। और दूसरा फिर कैपिटल अकाउंट होगा। बिल्कुल। कैपिटल अकाउंट देश की लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हिसाब है। ये देश की बैलेंस शीट की तरह है। इसमें निवेश और कर्ज जैसे बड़े लेन देन आते हैं। चलिए, तो फिर इस डायरी का पहला पन्ना यानी करंट अकाउंट को जरा और डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा तो विजिबल ट्रेड ही होगा, यानी सामान का व्यापार। हाँ, मोबाइल फोन, गाड़ियां, मशीनें, जो भी सामान देश के बाहर जाता है या अंदर आता है। और यहाँ भारत की कहानी थोड़ी चिंता वाली है। हम आमतौर पर ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, व्यापार घाटे में। हाँ, और इसकी बड़ी वजह है हमारा कच्चा तेल, सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स का भारी भरकम इंपोर्ट बिल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। करंट अकाउंट का एक और हीरो है इनविजिबल ट्रेड यानी सेवाओं का व्यापार। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं पर बिकती हैं, जैसे IT सर्विसेज, टूरिज्म। एग्जैक्टली। और इस मामले में भारत एक सुपर पावर है। हमारी IT और सॉफ्टवेयर कंपनियां पूरी दुनिया को सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं और डॉलर्स में कमाती हैं। तो ये हमारे ट्रेड डेफिसिट के घाव पर मरहम का काम करता है बहुत हद तक। और एक तीसरा बहुत ही दिलचस्प कंपोनेंट है ट्रांसफर्स। इसमें तो रेमिटेंसेस आती होंगी, जो हमारे NRI भाई बहन विदेशों से पैसा भेजते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अच्छा। ये पैसा, जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, सीधे भारतीय परिवारों की जेब में जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त सहारा देता है। तो अगर हम इन सबको मिला दें, सामान का घाटा, सेवाओं का फायदा और रेमिटेंसेस, तो फाइनल पिक्चर क्या बनती है? फाइनल पिक्चर यह है कि भारत में आमतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट CAD रहता है। डेफिसिट मतलब घाटा। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता,
क्या ये एक खतरे की घंटी है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब है इट डिपेंड्स। मतलब? अगर सीएडी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए जीडीपी का 3-4% से ऊपर, तो ये वाकई खतरे की घंटी है। कि हम अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई परिवार हर महीने क्रेडिट कार्ड पर जीता हो। लेकिन भारत का सीएडी फिलहाल जीडीपी के 1% के आसपास है, जो एक बहुत ही सेफ और मैनेजेबल लेवल माना जाता है। राइट। तो अगर करंट अकाउंट में एक छोटा सा छेद है, एक डेफिसिट है, तो उसे भरने के लिए पैसा कहीं से तो आता होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तो क्या यहीं पर कैपिटल अकाउंट की एंट्री होती है? हाँ, करंट अकाउंट के घाटे की भरपाई कैपिटल अकाउंट की कमाई से होती है। अच्छा। और भारत की कहानी यहाँ बिल्कुल उल्टी है। हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट सरप्लस होता है, मतलब हमारे देश में बाहर से आने वाला निवेश और कर्ज देश से बाहर जाने वाले निवेश से कहीं ज्यादा है। इसका कोई ताजा उदाहरण है जो दिखाता हो कि दुनिया भारत में पैसा लगाने के लिए कितनी उत्सुक है? बिल्कुल। हाल ही में जो जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को शामिल किया गया है, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। इस एक फैसले से मार्च 2025 तक भारत का वेटेज 10% हो जाएगा और अनुमान है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश सिर्फ हमारे बॉन्ड मार्केट में आएगा। वाह! तो निवेश की बात हुई है तो दो शब्द हैं जो हम सब सुनते हैं, एफडीआई और एफपीआई। इनमें रियल वर्ल्ड में क्या फर्क है? मेरी समझ में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, स्टिकी मनी, मतलब वो पैसा जो लंबे समय के लिए आता है। हाँ, जैसे एप्पल का तमिलनाडु में एक पूरी फैक्ट्री बनाना, ये जॉब्स लाता है, टेक्नोलॉजी लाता है। और इसे रातों रात वापस नहीं ले जाया जा सकता। आपने एकदम सही कहा। और इसकी तुलना में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है नर्वस मनी, या जिसे हम हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी। हाँ, इसका इरादा देश बनाना नहीं, बल्कि शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार से जल्दी पैसा बनाना होता है। जैसे अमेरिका का कोई हेज फंड रिलायंस के शेयर खरीदता है, तो ये पैसा जितनी तेजी से आता है, उतनी तेजी से एक माउस क्लिक पर वापस भी जा सकता है। एक मिनट, तो क्या एफपीआई हमारे लिए सिर्फ बुरा है? अगर ये इतना ही वॉलेटाइल है, तो हमें इसे आने ही क्यों देते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, एफपीआई पूरी तरह से बुरा नहीं है। ये हमारे स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी देता है। मतलब खरीद बिक्री आसान बनाता है? हाँ, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। अगर कल को अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ा दे, तो ये एफपीआई निवेशक अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में लगा देंगे। अच्छा, इसीलिए आरबीआई इन एफपीआई फ्लोस पर बहुत गहरी नजर रखता है। ये सारा पैसा जो आ जा रहा है, इसका सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ता होगा। ये तय कैसे होता है? भारत में मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है। मैनेज्ड फ्लोट। इसे दो हिस्सों में समझते हैं। फ्लोट का क्या मतलब है और मैनेज्ड का क्या मतलब है? फ्लोट का मतलब है कि रुपए की कीमत मुख्य रूप से बाजार में डॉलर की डिमांड और सप्लाई से तय होती है। ठीक है। जब भारत में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ती है तो रुपया मजबूत होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमजोर होता है। तो फिर इसमें मैनेज्ड का क्या रोल है? मैनेज्ड का रोल निभाता है हमारा आरबीआई। अगर रुपया बहुत तेजी से गिरने लगे तो आरबीआई अपने खजाने से डॉलर बेचकर सप्लाई बढ़ा देता है। मतलब आरबीआई एक तरह से रेफरी का काम करता है, ताकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। परफेक्ट एनालॉजी। और इसका उल्टा भी होता है। अगर रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, तब आरबीआई बाजार से डॉलर खरीद सकता है। यहाँ दो और शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, डिप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। इनमें क्या फर्क है? डिप्रिसिएशन तब होता है जब बाजार की ताकतों के कारण रुपए का मूल्य अपने आप गिरता है, जैसे डॉलर का 83 से 84 रुपए हो जाना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन डीवैल्यूएशन तब होता है जब सरकार जानबूझकर एक पॉलिसी डिसीजन के तहत अपनी मुद्रा का मूल्य आधिकारिक तौर पर कम करती है। ऐसा भारत ने 1991 में किया था। वो एक तरह की इकोनॉमिक सर्जरी थी। बिल्कुल। आप आते हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुरक्षा कवच पर, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा भंडार हिस्टोरिकल हाई पर है। हाँ, इसका संरक्षक और प्रबंधक आरबीआई है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 696 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर के पास है। 696 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये हमें लगभग 11-12 महीने के इंपोर्ट बिल को कवर करने की ताकत देता है। ये एक ऐसी आर्थिक ढाल है जो हमें 1991 जैसे संकट से बचाती है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ अमेरिकी डॉलर होते हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरेन करेंसी एसेट्स, एफसीए। इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन जैसी दूसरी मजबूत मुद्राएं भी होती हैं। अच्छा। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है गोल्ड, आरबीआई के पास रखा हुआ सोना।
ठीक है। तीसरे नंबर पर है SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एक मिनट, SDR, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ये क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, SDR को आप IMF की अपनी एक इंटरनल क्लब करेंसी समझिए। ये वो यूनिट है जिसमें सदस्य देश एक दूसरे से या IMF से हिसाब किताब करते हैं। अच्छा। और चौथा सबसे छोटा हिस्सा है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, RTP। ये IMF में हमारे कोटे का वो हिस्सा है जिसे हम बिना किसी शर्त के कभी भी निकाल सकते हैं। ये तो बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन एक सवाल है। मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट्स को ये कहते सुना है कि इतना सारा पैसा विदेशी सरकारों के लो रिटर्न बॉन्ड्स में पड़ा है। क्या ये डेड मनी नहीं है? ये बहस बहुत पुरानी और जायज है, लेकिन यहां हमें समझना होगा कि रिजर्व्स का पहला मकसद रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस देना है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। बिल्कुल। आप कार इंश्योरेंस का प्रीमियम रिटर्न के लिए नहीं भरते, सुरक्षा के लिए भरते हैं। ये रिजर्व्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा देते हैं कि भारत अपने बिल चुका सकता है। पॉइंट टेकन। अब आखिर में बात करते हैं उन 3 बड़े ग्लोबल रेफरीज के, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO। इन तीनों के काम बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दुनिया का इकोनॉमिक फायर फाइटर है। फायर फाइटर। हाँ, जब कोई देश BOP संकट में फंस जाता है, तब IMF शर्तों के साथ उसे लोन देता है ताकि वो दिवालिया होने से बच जाए, जैसे हाल में श्रीलंका और पाकिस्तान के केस में हुआ। और वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक एक लॉन्ग टर्म बिल्डर है। इसका काम विकासशील देशों में गरीबी कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए लंबी अवधि के लोन देना है। जैसे सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए। हाँ। IMF डॉक्टर है जो इमरजेंसी में बचाता है। वर्ल्ड बैंक एक टीचर है जो भविष्य बनाता है। और तीसरा WTO, जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है, खासकर भारत के लिए। हाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है। यहाँ 2 तरह की सब्सिडीज का जिक्र बहुत जरूरी है, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडी आती हैं जो व्यापार को बिगाड़ती हैं, जैसे भारत का MSP समर्थन। सही। और ये MSP का मुद्दा तो हमेशा WTO में उठता है। हाँ, और विकसित देश जो खुद अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं, क्या वो भारत पर उंगली उठाकर हिपोक्रेसी नहीं कर रहे हैं? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही भारत का तर्क है। भारत का कहना है कि ये नियम दशकों पुराने हैं और विकसित देशों के पक्ष में हैं। और ग्रीन बॉक्स? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो होती हैं जिनकी अनुमति है, जैसे खेती में R&D पर खर्च या कीट नियंत्रण पर मदद, क्योंकि ये सीधे सीधे व्यापार को प्रभावित नहीं करती। बहुत बढ़िया। तो चलिए, जाने से पहले आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, BOP देश का पूरी दुनिया के साथ फाइनेंशियल लेजर है, जिसके 2 हिस्से हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। हाँ। दूसरा, भारत में आमतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड रहता है, जिसकी भरपाई कैपिटल अकाउंट सरप्लस से होती है। हाँ। तीसरा, FDI स्टिकी मनी है, लॉन्ग टर्म निवेश, जबकि FPI नर्वस मनी है, जो शॉर्ट टर्म और अस्थिर होता है। बिल्कुल। चौथा, भारत मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम का पालन करता है। रेट बाजार तय करता है, पर RBI हस्तक्षेप करके वॉलेटिलिटी को कम करता है। हाँ। पांचवा, भारत का फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $696 बिलियन के ऐतिहासिक शिखर पर है, जो हमारा सुरक्षा कवच है। और अंत में IMF आर्थिक संकट में बचाता है, वर्ल्ड बैंक विकास के लिए लोन देता है और WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है। ये सब समझने के बाद एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। क्या? जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से और ज्यादा जुड़ रही है, हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है। जी। वैश्विक मंदी हो या तेल की कीमतों में उछाल, इन भारी झटकों का असर हम पर पहले से ज्यादा होगा। हाँ, तो सवाल यह है कि क्या हमारा 696 बिलियन का ये विशाल किला भविष्य में आने वाले इन सभी संभावित तूफानों का सामना करने के लिए काफी है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमी की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक कह सकते हैं कि एक पहेली की तरह है। एक तरफ हम सुनते हैं कि भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया में धूम मचा रहा है, और दूसरी तरफ आज भी देश की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है। तो सवाल ये है कि ये 2 भारत एक साथ कैसे चल रहे हैं? ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। हमारी ग्रोथ की जो कहानी है वो सीधी सपाट नहीं है, उसमें कई मोड़ हैं, कई परतें हैं। तो आज हमारा मिशन यही है, इन नोट्स में गहराई से उतरते हैं और इस पहेली के 3 मुख्य टुकड़ों को, मतलब कृषि, उद्योग और सेवा,
इनको जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम एक एक करके तीनों सेक्टर्स को देखेंगे। हाँ, पहले हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी एग्रीकल्चर की क्या हालत है। फिर विकास का इंजन कहे जाने वाले इंडस्ट्री सेक्टर की सेहत जांचेंगे। और आखिर में समझेंगे कि सर्विस सेक्टर, जो आज हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो हमें कहाँ ले जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं कृषि से। इन नोट्स में पहला ही आंकड़ा सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है। कृषि का भारत की जीडीपी यानी देश की कुल कमाई में हिस्सा सिर्फ 18% है। सिर्फ 18%? हाँ, लेकिन ये देश के 45% लोगों को रोजगार देता है। मतलब देश की लगभग आधी आबादी उस काम में लगी है जो देश की कमाई का 5वां हिस्सा भी नहीं बना पाती। और यहीं पर इसी एक आंकड़े में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। क्या है वो चुनौती? इसे अर्थशास्त्री छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत पर अगर 2 लोगों से काम चल सकता है और वहां परिवार के 5 लोग लगे हैं, तो बाकी 3 लोगों के होने या न होने से पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन असल में उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में गांव में परिवारों की कम आमदनी की असली वजह है। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर एक ही काम की कमाई 5 लोगों में बटेगी तो किसी के हाथ में क्या आएगा? कुछ खास नहीं। और इसीलिए शायद खेती को फायदेमंद बनाना इतना जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP। हाँ, MSP ये एक ऐसा शब्द है जो हम न्यूज में, बहसों में, किसान आंदोलन में, मतलब हर जगह सुनते हैं। चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचता है। इसे आसान भाषा में सरकार की तरफ से दी गई एक प्राइस गारंटी समझिए। प्राइस गारंटी? हाँ। फसल की कटाई के बाद जब बहुत सा अनाज बाजार में आता है तो कीमतें अचानक गिर सकती हैं ना? हाँ, सप्लाई बढ़ जाती है तो दाम गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार पहले ही एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती है कि भाई अगर बाजार में इससे कम दाम मिला तो हम इस कीमत पर आपकी फसल खरीदेंगे। और ये तय कौन करता है? क्योंकि मुझे लगता है सारा झगड़ा इसी बात का है। प्रक्रिया दिलचस्प है। एक एक्सपर्ट कमेटी है, CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये लागत का पूरा हिसाब किताब लगाकर अपनी सिफारिशें देती है। तो CACP फाइनल करती है? नहीं, वो सिर्फ सिफारिश करती है। आखिरी मोहर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी CCEA ही लगाती है। ओहो, मतलब ये फैसला जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक भी है। बिल्कुल। और इसके दायरे में 22 फसलें आती हैं, ठीक है। लेकिन इन नोट्स में 2 फॉर्मूलों का जिक्र है, A2+FL और C2। सुनने में बड़ी टेक्निकल लगते हैं, लेकिन लगता है कि किसानों के सारे आंदोलन का सार इन्हीं में छिपा है। आप एकदम सही जगह पहुंचे हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनिया है। अच्छा। हाँ, सरकार अभी A2+FL फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। इसमें A2 का मतलब है किसान का सारा नकद खर्च, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, ये सब। हाँ बिल्कुल, बीज, खाद, सिंचाई का पानी वगैरह। और FL का मतलब है उसके परिवार के सदस्यों की मेहनत का मेहनताना, मतलब फैमिली लेबर। सुनने में तो ठीक लगता है, किसान ने जो खर्च किया और जो मेहनत की वो उसे वापस मिल रहा है। तो फिर किसान संगठन C2 फॉर्मूले की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि C2 एक ज्यादा बड़ी तस्वीर देखता है। वो कहता है कि किसान सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, वो अपनी जमीन और अपना पैसा भी तो लगा रहा है। सही बात है। तो C2 में A2+FL के अलावा किसान की अपनी जमीन का किराया और उसकी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है। समझ गया। मतलब एक में किसान बस अपनी लागत निकाल पाता है और दूसरे में वो एक असली कारोबारी की तरह अपनी जमीन और पैसे की कीमत भी वसूलता है। यही पूरी बहस की जड़ है। बिल्कुल। C2 लागू हुआ तो MSP काफी बढ़ जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। निश्चित तौर पर अगर MSP इतना बढ़ा दिया तो खाने पीने की चीजें भी तो महंगी हो जाएंगी। मतलब महंगाई बढ़ेगी। हाँ, और सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। सरकार का सब्सिडी बिल भी आसमान छूने लगेगा। ये एक बहुत ही जटिल आर्थिक संतुलन है जिसे साधना आसान नहीं है। और देखिए विडंबना, आज हम खेती की जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं उनकी जड़ें हमारी एक बहुत बड़ी सफलता यानी हरित क्रांति में छिपी हैं। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने 1960 के दशक में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाकर देश को भुखमरी से तो बचा लिया, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत? पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में
ज्यादा पैदावार के लिए इतने रासायनिक उर्वरकों और पानी का इस्तेमाल हुआ कि आज वहां जमीन की उर्वरता कम हो रही है, मिट्टी में खारापन बढ़ रहा है और भूजल स्तर खतरनाक ढंग से नीचे चला गया है। तो कृषि क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है, जरूरत से ज्यादा लोग और कम उत्पादकता। इसका समाधान कहाँ है? उम्मीद तो ये थी कि उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्री इन अतिरिक्त लोगों को रोजगार देगा और विकास का असली इंजन बनेगा। चलिए देखते हैं कि इन नोट्स के मुताबिक ये इंजन कितनी तेज चल रहा है। इंडस्ट्री की सेहत नापने के लिए हर महीने एक रिपोर्ट आती है जिसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या IIP कहते हैं। IIP? हाँ, ये एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का थर्मामीटर है। इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO जारी करता है। और इस थर्मोमीटर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसके 3 हिस्से हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली। सबसे ज्यादा वजन मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन असली कहानी छिपी है 8 कोर इंडस्ट्रीज में। 8 कोर इंडस्ट्रीज? हाँ, ये वो बुनियादी उद्योग हैं जिनके बिना बाकी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती, और ये IIP का लगभग 40% हिस्सा है। 40%? मतलब अकेले इन 8 उद्योगों का प्रदर्शन पूरे औद्योगिक क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। कौन है ये 8 महारथी? इन 8 में से बस आप टॉप 3 पर नजर डालिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, बिजली और स्टील। रिफाइनरी, बिजली और स्टील? हाँ, ये तीनों मिलकर हमारी पूरी इंडस्ट्री की नब्ज हैं। सोचिए, पेट्रोल, डीजल, बिजली और स्टील, अगर इनमें से एक भी धीमा पड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को जुकाम हो जाता है। सही बात है। और बाकी 5? बाकी 5 है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। नोट्स में इन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार मेमोनिक भी दिया है, CCCFRENS। हाँ, ये तो किसी सीक्रेट एजेंसी के कोडवर्ड जैसा लगता है। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ऐसी ट्रिक्स किसी जादू से कम नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन बड़े उद्योगों के अलावा इंडस्ट्री की असली जान तो MSMEs में बसती है ना? हाँ, बिल्कुल। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हमारी अर्थव्यवस्था के, मतलब आप कह सकते हैं कि ये गुमनाम हीरो है। और 2020 में इनकी परिभाषा बदल दी गई। सुनने में तो यह एक मामूली सरकारी बदलाव लगता है। क्या इससे सच में जमीन पर कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग नियम थे जो बहुत कंफ्यूजिंग था। अब एक ही परिभाषा है। अच्छा, और वो किस पर आधारित है? 2 चीजों पर। आपने कितना पैसा लगाया यानी इन्वेस्टमेंट, और आपकी सालाना कमाई कितनी है यानी टर्नओवर। तो ये नई परिभाषा क्या है? इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, आपके मोहल्ले की एक छोटी बेकरी जिसमें 1 करोड़ से कम का निवेश हो और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर, वो माइक्रो कहलाएगी। ठीक है। एक छोटा कारखाना जो गाड़ियों के पार्ट्स बनाता है, जिसमें 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो, वो स्मॉल हो सकता है। ओके। और एक ठीक-ठाक साइज की टेक्सटाइल मिल जहां 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ तक का टर्नओवर हो, वो मीडियम होगी। अच्छा, तो इस नई परिभाषा से हजारों छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी मदद जैसे सस्ते लोन वगैरह के दरवाजे खुल गए होंगे? एग्जैक्टली। इससे कई कंपनियां जो पहले इस दायरे से बाहर थीं, वे भी MSME बन गईं और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने लगा। ठीक है, तो हमने कृषि को देखा जहां लोग ज्यादा हैं पर कमाई कम। फिर इंडस्ट्री को देखा जो विकास का इंजन तो है, लेकिन शायद उतनी नौकरियां नहीं बना पा रहा जितनी उम्मीद थी। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सर्विस सेक्टर। और ये भारत की GDP में आप देखिए 50% से ज्यादा का योगदान देता है। 50% से ज्यादा। इसीलिए भारत की ग्रोथ को सर्विस लेड ग्रोथ कहा जाता है। हाँ, और ये थोड़ा अनोखा है। आमतौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर उद्योग से सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने एक तरह से इंडस्ट्री वाले फेस पर बहुत ज्यादा समय न बिताते हुए सीधे सर्विस सेक्टर में एक जबरदस्त छलांग लगा दी। IT, बैंकिंग, टूरिज्म, कंसल्टिंग, ये सब इसी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और इस सेक्टर को और रफ्तार देने के लिए सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे PM गति शक्ति। ये नाम सुनने में बड़ा दमदार लगता है। और इसका काम भी दमदार है। इसका मूल विचार है साइलो में काम करने की आदत को खत्म करना। साइलो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अपनी अपनी दुनिया में काम करना। आपने देखा होगा कि एक विभाग नई सड़क बनाता है और कुछ महीने बाद टेलीकॉम विभाग वाले फाइबर केबल बिछाने के लिए उसे खोद देते हैं। हाँ, फिर पानी वाले आते हैं और वो भी खोद देते हैं। ये तो हमारे शहरों की रोज की कहानी है। समय और पैसा दोनों की बर्बादी। गति शक्ति इसी समस्या का समाधान है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गूगल मैप जैसा समझ सकती हैं।
अच्छा। हाँ, ये सड़क, रेलवे, टेलीकॉम, गैस पाइपलाइन जैसे 16 मंत्रालयों को एक ही मैप पर ले आता है, ताकि जब कोई प्रोजेक्ट प्लान हो तो सबको पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या होने वाला है। तो मतलब अब सड़क खोदने से पहले सब एक दूसरे से पूछ लेंगे। हाँ, एक तरह से हाँ। इससे प्लानिंग बेहतर होती है और प्रोजेक्ट्स में देरी नहीं होती। ये तो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और इसी से जुड़ी एक और पॉलिसी का जिक्र है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक्स का मतलब है सामान को बनाने की जगह से ग्राहक तक पहुंचाने का पूरा नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ। ओके। और भारत में ये बहुत महंगा है। कितना महंगा? इसे ऐसे समझिए, अभी भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत हमारी जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों में ये सिर्फ 8-9% है। क्या बात कर रही हैं? मतलब भारत में एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना लगभग दोगुना महंगा पड़ता है। करीब करीब। इसका तो मतलब हुआ कि हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स अपने आप ही महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। यही पॉलिसी इस लागत को 2030 तक घटाकर 8% के करीब लाने का लक्ष्य रखती है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे उत्पाद घरेलू बाजार और विदेशों में भी ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर फैक्ट्रियों तक हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए एक बार जल्दी से पूरी तस्वीर को फिर से देखते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। कृषि जो हमारी नींव है, उद्योग जो हमें गति देता है, और सेवाएं जो हमें उड़ा रही हैं। इन नोट में कुछ और क्रांतियों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, वैसे ही दूध उत्पादन के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। वर्गीज कुरियन वाला। हाँ बिल्कुल। उन्हीं की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। इसी तरह मछली पालन के लिए ब्लू रेवोल्यूशन और मांस और प्याज उत्पादन के लिए पिंक रेवोल्यूशन हुई। ये सब अलग अलग समय पर खाद्य सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं को मजबूत करने की कोशिशें थीं। तो संक्षेप में कृषि आज भी रोजगार का आधार है, उद्योग विकास को गति लेता है और सेवा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था पर हावी हैं। तीनों अपनी अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। कैसे? देखिए, कृषि इंडस्ट्री को कपास और गन्ने जैसा कच्चा माल देती है। इंडस्ट्री ट्रैक्टर और उर्वरक बनाकर खेती को मॉडर्न बनाती है, और सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग इन दोनों को सपोर्ट करता है। इनकी आपसी निर्भरता ही अर्थव्यवस्था की मजबूती का असली आधार है। आज हमने अर्थव्यवस्था के उत्पादन के 3 स्तंभों को समझा, लेकिन ये उत्पादन अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हल करने का एक साधन है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन क्षेत्रों में हो रही वृद्धि, यानी ये जो ग्रोथ के आंकड़े हम देखते हैं, उनका लाभ समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंच रहा है, या इसे और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमी की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जय हिंद। अक्सर हम सुनते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, पर ये जो बड़े बड़े नंबर हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है? सही सवाल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ नंबर नहीं, लोग होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जीडीपी से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था की असली नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। आज हम 4 बहुत ही अहम कड़ियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, दूसरा पॉवर्टी यानी गरीबी, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, और आखिर में इनइक्वालिटी यानी असमानता, कि विकास का जो फर है वो सब तक पहुंच भी रहा है या नहीं। हाँ, ये चारों मिलकर ही देश की असली आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। रोज सुनते हैं महंगाई बढ़ गई, पर अर्थव्यवस्था की भाषा में इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है जब वस्तुओं और सेवाओं के, मतलब ज्यादातर चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। अच्छा, लगातार बढ़ना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। एक दो चीजों के दाम कुछ दिन के लिए बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, ये एक जनरल प्राइस लेवल में लगातार बढ़ोतरी है। ठीक है। अब हमारे नोट्स में 2 तरह के इन्फ्लेशन का जिक्र है, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। ये सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, पर इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो क्या फर्क है इनमें? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन में अर्थव्यवस्था की सभी चीजों की कीमतें शामिल होती हैं,
इसमें खाना पीना मतलब सब्जियां और पेट्रोल डीजल यानी फ्यूल सब कुछ होता है। और इनकी कीमतें तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। बिल्कुल, कभी प्याज महंगा, कभी टमाटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ हुआ तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत अस्थिर मतलब वॉलेटाइल हो सकता है। अच्छा, तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्या है? तो अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा स्थिर और अंदरूनी तस्वीर देखने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। इसमें से हम इन्हीं अस्थिर चीजों को यानी फूड और फ्यूल को हटा देते हैं। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि बाकी चीजों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। एकदम सही। इससे डिमांड और सप्लाई की ज्यादा टिकाऊ तस्वीर दिखती है और पॉलिसी बनाने वालों के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसे मापते कैसे हैं? यहाँ WPI और CPI 2 सूचकांक दिए गए हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए कौन सा ज्यादा मायने रखता है? बहुत अच्छा सवाल है। WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये फैक्ट्री या थोक बाजार के लेवल पर कीमतों को मापता है। मतलब प्रोड्यूसर के लिए। हाँ, और इसमें सिर्फ गुड्स होती हैं, सर्विसेज नहीं। लेकिन CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो महंगाई है जो असल में हम और आप महसूस करते हैं। मतलब रिटेल कीमत। जी, जब आप बाजार से सामान खरीदते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सब CPI में आता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। तो RBI इसी पर नजर रखता होगा। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इन्फ्लेशन को टारगेट करने में इसी CPI का इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक बात और, मैंने नोट्स में फिलिप्स कर्व का जिक्र देखा। एक आम धारणा है कि महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। क्या ये सच है? हाँ, फिलिप्स कर्व इसी उल्टे रिश्ते मतलब इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। सिद्धांत तो यही कहता है कि शॉर्ट टर्म में जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। लेकिन ये हमेशा काम करता है क्या? नहीं, हमेशा नहीं। और यही इसका दिलचस्प पहलू है। ये एक शॉर्ट टर्म की कहानी है। 1970s के दशक में दुनिया ने स्टैगफ्लेशन का दौर देखा था। स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था ठप थी और महंगाई भी चरम पर थी। उस दौर ने फिलिप्स कर्व की सीमाओं को दिखा दिया था। तो इन्फ्लेशन का सीधा असर लोगों की खरीदने की ताकत पर पड़ता है और ये कई लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा बिंदु शुरू होता है, पॉवर्टी। तो भारत में गरीबी को कैसे मापा जाता है? क्या इसका कोई एक तय तरीका है? देखिए, मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें हम एक गरीबी रेखा, एक पॉवर्टी लाइन तय कर देते हैं और जो भी उस रेखा से नीचे है वो गरीब है। हाँ, भारत में ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता रहा है। दूसरा तरीका है रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें आप समाज के दूसरों की तुलना में कितने गरीब हैं ये देखा जाता है। भारत में ये गरीबी रेखा तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। हमारे नोट्स में अलाक कमेटी से लेकर रंगाराजन कमेटी तक का जिक्र है। ये सफर क्या दिखाता है? ये सफर दिखाता है कि गरीबी को लेकर हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। शुरुआत में 1979 में अलाक कमेटी ने इसे सिर्फ कैलोरी से जोड़ा। अच्छा, वो 2100 और 2400 कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर 1993 में लकड़ वाला कमेटी आई, लेकिन जो बड़ा बदलाव आया वो 2009 में तेंदुलकर कमेटी के साथ आया। उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है। उन्होंने इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। एक मिनट, तेंदुलकर कमेटी ने ही शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपीस और ग्रामीण के लिए 27 रुपीस प्रतिदिन की रेखा तय की थी, है ना? हाँ, इस पे तो बहुत विवाद हुआ था। ये आंकड़े तो सुनने में ही बहुत कम लगते हैं। बहुत जबरदस्त विवाद हुआ, चौतरफा आलोचना हुई थी। और इसी के बाद 2014 में रंगाराजन कमेटी बनाई गई जिसने इन सीमाओं को थोड़ा बढ़ाया। तो क्या आज भी हम इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? नोट्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI का उल्लेख है। ये क्या है? हाँ, तो अब हम इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। नीति आयोग अब MPI का उपयोग करता है, जो गरीबी को सिर्फ पैसे की नजर से नहीं देखता। मतलब ये एक ज्यादा 360 डिग्री व्यू देता है। बिल्कुल, ये 3 आयामों पर गरीबी को मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और इन 3 के अंदर कुल 12 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, जैसे पोषण, पीने का पानी, बिजली, बैंक खाता वगैरह। इसी से जुड़ा एक आंकड़ा नोट्स में है कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या रहे? क्या ये सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का असर है या आर्थिक विकास का नतीजा? देखिए, ये दोनों का मिला जुला असर है।
नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कहती है कि स्वच्छता, कुकिंग फ्यूल, बिजली जैसी चीजों में सबसे तेज सुधार हुआ है। जो सीधे सीधे योजनाओं से जुड़ा है। हाँ, लेकिन साथ ही बिना मजबूत आर्थिक विकास के लोगों की आय बढ़ना और इन सुविधाओं तक उनकी पहुंच बनना भी संभव नहीं था। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चली हैं। ठीक है, तो लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक बात है, लेकिन उन्हें वहां बनाए रखने के लिए स्थिर रोजगार चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें हमारी चर्चा के तीसरे स्तंभ अनएम्प्लॉयमेंट पर लाता है। भारत में इसे कैसे मापा जाता है? भारत में बेरोजगारी को एनएसओ के PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से मापा जाता है। इसमें 2 दरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 2? एक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी UR। ये बताता है कि लेबर फोर्स का कितना प्रतिशत काम ढूंढ रहा है पर उसे काम नहीं मिल रहा। और दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये LFPR क्या दिखाता है? LFPR ये दिखाता है कि काम करने लायक उम्र की आबादी का कितना हिस्सा असल में काम कर रहा है या काम की तलाश में है। और भारत में खासकर महिलाओं के मामले में ये काफी कम है ना? हाँ, ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं है। नोट्स में बेरोजगारी के कई प्रकार बताए गए हैं। मुझे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये भारतीय कृषि में बहुत आम है। इसे ऐसे समझिए कि एक खेत में 2 लोगों की जरूरत है, पर घर के 5 लोग उसी पर काम कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि वो काम कर रहे हैं, पर असल में उनकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर 3 लोग हट भी जाएं, तो उत्पादन उतना ही रहेगा। उन 3 लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। ये छुपी हुई बेरोजगारी है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हम स्किल गैप की बात बहुत सुनते हैं। क्या ये वही है? एकदम। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब बाजार में जिन स्किल्स की डिमांड है और लोगों के पास जो स्किल्स हैं उनमें मेल नहीं होता। एक तरह का मिसमैच। जैसे IT कंपनियों को AI एक्सपर्ट्स चाहिए, पर हमारे पास वो स्किल्स वाले लोग कम हैं। बिल्कुल। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बाकी 2, फ्रिक्शनल और साइक्लिकल? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो अस्थायी होता है। जब आप एक नौकरी से दूसरी में जा रहे होते हैं, ये चिंता की बात नहीं है। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मंदी यानी रिसेशन के कारण होता है। जब पूरी इकोनॉमी ही धीमी पड़ जाती है। हाँ, जब मांग कम होती है तो कंपनियां छटनी करती हैं। तो ऐसा लगता है कि किस तरह की नौकरियां बन रही हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर कुछ बहुत हाई स्किल और बाकी सब लो स्किल नौकरियां बने तो इससे समाज में असमानता बढ़ेगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और ये हमें सीधे हमारे चौथे और आखिरी विषय इनइक्वालिटी यानी असमानता पर ले आता है। इसे कैसे मापते हैं? यहाँ लॉरेंस कर्व और जिनी कोएफिशिएंट का जिक्र है। हाँ, ये 2 मुख्य उपकरण हैं। लॉरेंस कर्व एक ग्राफिकल तरीका है असमानता दिखाने का, और उसी से जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकलती है। ये जिनी कोएफिशिएंट क्या है? इसे आसान भाषा में कैसे समझे? जिनी कोएफिशिएंट को आप एक असमानता मीटर समझिए। इसकी रीडिंग 0 से 1 के बीच होती है। 0 से 1? हाँ, अगर मीटर 0 पर है तो मतलब देश में पूर्ण समानता है, परफेक्ट इक्वालिटी। अगर मीटर 1 पर है तो मतलब पूर्ण असमानता, एक ही व्यक्ति के पास सारी दौलत है। और भारत का स्कोर कहाँ है इस मीटर पर? भारत का जिनी कोएफिशिएंट आमतौर पर 0.4 से 0.5 के बीच रहता है, जिसका मतलब है कि यहाँ असमानता काफी ज्यादा है। आखिर में ये कुज़नेट्स कर्व क्या है? मैंने सुना है इसका आकार उल्टे यू जैसा होता है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है। क्या बताती है ये? सैमन कुज़नेट्स का ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई देश विकास करना शुरू करता है तो शुरू में असमानता बढ़ती है। अच्छा, पहले बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो लोग शहरों और इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं उनकी आय खेती करने वालों से तेजी से बढ़ती है। लेकिन विकास के एक स्तर पर पहुंचने के बाद जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करती है तो ये असमानता घटनी शुरू हो जाती है। और इसी से वो उल्टा यू आकार बनता है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। जरूर। संक्षेप में आज हमने 4 मुख्य बिंदु समझे। पहला, इन्फ्लेशन, जिसमें हेडलाइन और कोर का अंतर जरूरी है, और ये कि RBI महंगाई को नियंत्रित करने के लिए CPI का उपयोग करता है। बिल्कुल। दूसरा, पॉवर्टी। इसमें हमने कैलोरी से लेकर अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तक का सफर देखा है। हाँ। और तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके 4 मुख्य प्रकार हैं और भारत के लिए डिस्गाइज्ड और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खास तौर पर बड़ी चुनौतियां हैं। सही। और चौथा, इनइक्वालिटी,
जिसे हम लॉरेंस कर्व और जीनी कोफिशिएंट से मापते हैं। और कज़नेट्स कर्व विकास और असमानता के बीच एक दिलचस्प रिश्ता बताता है। एकदम सही। कज़नेट्स कर्व का ये विचार कि विकास के साथ असमानता घट सकती है, पिछली सदी के अनुभव पर आधारित है। लेकिन आज की दुनिया के लिए एक अहम सवाल ये उठता है कि एआई और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकें जो कुछ लोगों के लिए तो अपार धन पैदा कर रही हैं, लेकिन कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म भी कर रही हैं, क्या उनके दौर में भी इतिहास का ये पैटर्न सही साबित होगा, या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां असमानता लगातार बढ़ती ही जाएगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, द डीप डाइव की इस खास इकोनॉमी क्लास में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। जी ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जी लेकिन यकीन मानिए आज की चर्चा के बाद ये सब आपको बहुत सिंपल लगेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है, मतलब हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे नोट्स के हिसाब से सबसे पहले तो हम नेशनल इनकम के 4 पिलर्स को समझेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ठीक है। फिर हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का फर्क जानेंगे। जी मतलब जो कीमत फैक्ट्री में होती है और जो हम दुकान में देते हैं उसमें क्या अंतर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कह सकते हैं धोखे को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि सरकार आखिर जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करती है, इसके 3 तरीके क्या हैं। और आखिर में हम बात करेंगे वी शेप्ड और के शेप्ड रिकवरी की, जो हमें बताती है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का फायदा असल में किसे मिल रहा है। बहुत ही दिलचस्प विषय है सारे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में जीडीपी का मतलब है एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने उनकी टोटल मनी वैल्यू। जी। यहां सबसे जरूरी शब्द है डोमेस्टिक यानी देश की सीमा। मतलब प्रोडक्शन कहां हो रहा है ये मैटर करता है। जैसे अगर कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए सैमसंग, भारत में फोन बनाती है तो वो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर जीडीपी का पहला बड़ा इनसाइट छिपा है। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमी का कह सकते हैं स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर। हाँ, ये बताता है कि देश की आर्थिक गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि गाड़ी सही दिशा में जा रही है या खाई की तरफ। अच्छा। मतलब जीडीपी आपको टोटल प्रोडक्शन तो बताता है, पर ये नहीं बताता कि उस प्रोडक्शन से अमीर और अमीर हो रहा है या गरीब को भी कुछ मिल रहा है। ये पर्यावरण को हुए नुकसान का हिसाब भी नहीं रखता। ये सिर्फ रफ्तार बताता है, सेहत नहीं। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब जीडीपी एक अधूरा सच है। अच्छा, यहीं मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर कोई भारतीय नागरिक दुबई में काम करके पैसा कमाता है और भारत भेजता है, तो वो तो भारत की बाउंड्री के बाहर कमाया गया है, तो क्या वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है? वो तो हमारे लोगों की कमाई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जीडीपी की इसी कमी को पूरा करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी। जी, यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल पर जोर है, यानी राष्ट्रीयता या नेशनैलिटी पर। इसका सिंपल फॉर्मूला है जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस विदेशों से आई हमारे लोगों की इनकम, हमारे देश से विदेशियों द्वारा भेजी गई इनकम। अच्छा, तो जीएनपी में ये मायने रखता है कि पैसा किसने कमाया, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कमाया हो। एग्जैक्टली। अगर वो भारत का नागरिक है तो उसकी कमाई भारत के जीएनपी में गिनी जाएगी। और ये हमें एक देश के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे फिलीपींस जैसे देश जिनके बहुत सारे नागरिक विदेशों में काम करते हैं और पैसा घर भेजते हैं, उनका जीएनपी उनके जीडीपी से काफी ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन ये एक पॉलिसी चैलेंज भी दिखाता है। ये बताता है कि शायद देश अपने ही नागरिकों को देश के अंदर अच्छा रोजगार नहीं दे पा रहा है, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। ओहो। तो जीएनपी का ज्यादा होना हमेशा सिर्फ अच्छी खबर नहीं होती, इसके पीछे की कहानी भी समझनी पड़ती है। वाह, मतलब हर नंबर के पीछे एक कहानी है। अब तक हमने ग्रॉस की बात की यानी कुल, लेकिन प्रोडक्शन करने में मशीनें घिसती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होता है, इसका क्या? ये तो एक तरह का नुकसान है ना? बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई नया फोन खरीदते हैं और बॉक्स खोलते ही उसकी वैल्यू 10% कम हो जाती है। इसे ही तो डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपने एकदम सही समझा, यही है डेप्रिसिएशन। मतलब समय के साथ एसेट्स की वैल्यू में होने वाली टूट फूट या घिसावट। तो
और जब हम ग्रॉस आंकड़े में से इस घिसावट को घटा देते हैं तो हमें नेट आंकड़ा मिलता है। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मिला एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी में से घटाया तो? और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मिला एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट आंकड़ा हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा बड़ा इंसाइट है। सोचिए, एक देश अपनी जीडीपी तो हर साल 8% बढ़ा रहा है, लेकिन वो अपने पुराने पुल, सड़कें और फैक्ट्रियों को रिपेयर या रिप्लेस नहीं कर रहा। तो उसका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा और उसका एनडीपी या एनएनपी शायद सिर्फ 4% ही बढ़ रहा हो। ये एक तरह से खोखली ग्रोथ का सिग्नल हो सकता है। खोखली ग्रोथ? हाँ, जो बाहर से तो चमकदार दिखती है पर अंदर से कमजोर हो रही है। इसीलिए अर्थशास्त्री एनएमपी को ही किसी देश की असली नेशनल इनकम के सबसे करीब मानते हैं। ये सबसे साफ तस्वीर है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, आपने कहा एनएनपी और फिर एक शब्द जोड़ा फैक्टर कॉस्ट पर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या चीज है? हम तो हर चीज एमआरपी यानी मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं। बेहतरीन सवाल, और ये हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट वो कीमत है जो किसी चीज को बनाने में लगती है। बनाने में? जी, इसमें 4 चीजें शामिल हैं। जमीन का किराया यानी रेंट, मजदूर की दिहाड़ी यानी वेजेस, बिजनेस में लगे पैसे का ब्याज इंटरेस्ट, और मालिक का मुनाफा प्रॉफिट। ये फैक्ट्री के गेट पर की कीमतें, ऐसा समझ लीजिए। और मार्केट प्राइस वो है जो हम कस्टमर के तौर पर दुकान पर चुकाते हैं। तो इन दोनों में फर्क कैसे आता है? इस फर्क को पैदा करती है सरकार। सरकार कैसे? अपने 2 हथियारों से, टैक्स और सब्सिडी। जब सरकार किसी चीज पर जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो कीमत बढ़ जाती है। सही बात है। और जब सरकार किसी चीज पर सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर, तो कीमत कम हो जाती है। तो इसका सीधा फॉर्मूला बनता है मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी। मतलब अगर एक साबुन की फैक्टर कॉस्ट 8 रुपए है, सरकार ने 2 रुपए जीएसटी लगाया तो मार्केट प्राइस 10 रुपए हो गई। बिल्कुल। और अगर एक सिलेंडर की फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपए है, सरकार ने 200 की सब्सिडी दी तो हमें वो 800 रुपए में मिला। सिंपल। एकदम सिंपल। और ये फर्क जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सरकार की पॉलिसी का डायरेक्शन बताता है। अच्छा। अगर टैक्स ज्यादा है तो मतलब सरकार का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। अगर सब्सिडी ज्यादा है तो मतलब सरकार अपनी जेब से बोझ उठा रही है। ये तो सब कनेक्टेड है। अच्छा, अब एक और कंफ्यूजन पर आते हैं जो न्यूज में बहुत सुनने को मिलता है। हर कोई कहता है इकोनॉमी 7% या 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, पर मुझे हमेशा ये डाउट होता है कि क्या देश में सच में ज्यादा सामान बन रहा है या सिर्फ सब कुछ महंगा हो गया है, इसलिए जीडीपी का नंबर बड़ा दिख रहा है। ये $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के फर्क में छिपा है। ओके। जब हम मौजूदा साल की कीमतों पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। जैसे मान लीजिए पिछले साल देश में सिर्फ 100 पेन बने और हर पेन 10 रुपए का था, तो नॉमिनल जीडीपी हुई 1000 रुपए। ठीक है। इस साल भी 100 पेन ही बने, यानी प्रोडक्शन 0% बढ़ा, लेकिन महंगाई के कारण हर पेन 12 रुपए का हो गया। तो अब नॉमिनल जीडीपी 1200 रुपए दिखेगी। आंकड़ों में लगेगा कि 20% की ग्रोथ हुई, जबकि असल में तो कुछ भी नहीं बदला। बिल्कुल, ये तो एक तरह का धोखा है। हाँ। की कीमतों से नहीं, बल्कि एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष की स्थिर कीमतों से गुणा करते हैं। बेस ईयर? जी, भारत के लिए ये बेस ईयर अभी 2011-12 है। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। इसीलिए जब भी कोई इकोनॉमिस्ट ग्रोथ की बात करता है तो वो हमेशा रियल जीडीपी की ही बात कर रहा होता है। तो रियल जीडीपी ही असली हीरो है। जी, ये हमें इकोनॉमी की सच्ची ग्रोथ दिखाता है। अब ये सब इतना दिलचस्प है, पर सवाल ये कि ये सरकार इतना बड़ा नंबर जीडीपी कैलकुलेट कैसे करती है? कोई घर घर जाकर तो नहीं पूछता होगा कि आपने क्या बनाया, क्या खरीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 3 बहुत ही सोचे समझे तरीके बनाए गए हैं। अच्छा। पहला है प्रोडक्शन मेथड, जिसे ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीवीए मेथड भी कहते हैं। GVA? ये क्या होता है? इसमें हम इकोनॉमी के हर सेक्टर में हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई उसे जोड़ते हैं। उदाहरण से समझाइए। जैसे एक किसान ने 100 रुपए का गेहूं उगाया, ये पहली वैल्यू हुई। फिर आटा चक्की वाले ने वो गेहूं खरीदकर 150 रुपए का आटा बनाया, तो उसने 50 रुपए की वैल्यू ऐड की। अच्छा। फिर बेकर ने वो आटा खरीदकर 250 रुपए की ब्रेड बनाई, तो उसने 100 रुपए की वैल्यू ऐड की। तो देश की जीडीपी हुई
100 + 50 + 100 = 250 रुपए। मतलब फाइनल प्रोडक्ट की कीमत। जी, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्रेड की कीमत लेते हैं ताकि गेहूं और आटे की डबल काउंटिंग ना हो जाए। समझ गया। और दूसरा तरीका? दूसरा है इनकम मेथड। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर देश में कुछ बना है तो उसे बनाने से किसी ना किसी की इनकम भी तो हुई होगी, हाँ, ये भी सही है। तो क्यों ना सबकी इनकम ही जोड़ ली जाए। इसमें हम 4 तरह की इनकम जोड़ते हैं। मजदूरों की दिहाड़ी यानी वेजेस, जमींदार का किराया यानी रेंट, पूंजीपति का ब्याज यानी इंटरेस्ट और उद्यमी का मुनाफा प्रॉफिट। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा सुना जाता है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इसका लॉजिक है कि अगर देश में कुछ बना है तो किसी ने उस पर खर्च भी तो किया होगा, हाँ, तो सारे खर्चों को जोड़ दो। इसका एक मशहूर फॉर्मूला है y = c + i + g + xm। ये फॉर्मूला तो बहुत देखा है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जैसे लोगों का खर्च। जी आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी। यानी बिजनेस का नई मशीनों और फैक्ट्रियों पर खर्च। जी जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्च। और एक्स एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। भारत जैसे देश में जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55 to 60% सी यानी हम लोगों के खर्च से आता है। अच्छा, इतना ज्यादा? जी, इसीलिए जब लोग खर्च करना कम कर देते हैं तो इकोनॉमी में सुस्ती आ जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड हमें इकोनॉमी का एक्सरे देता है। ये बताता है कि इकोनॉमी का कौन सा इंजन चल रहा है और कौन सा बंद पड़ा है। मतलब क्या लोग खर्च कर रहे हैं, क्या बिजनेस निवेश कर रहा है, या फिर सरकार धक्का दे रही है? बिल्कुल। ये तो सच में एक एक्सरे जैसा जी। है। तो अब हम ये समझ गए कि जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है। पर इकोनॉमी हमेशा एक सीधी लाइन में तो नहीं बढ़ती है। खासकर कोविड के बाद हमने रिकवरी के कुछ अजीब से पैटर्न्स देखे हैं। वी शेप्ड, के शेप्ड, ये सब क्या है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि ये हमें जीडीपी के नंबरों के पीछे की असलियत दिखाता है। वी शेप्ड रिकवरी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें इकोनॉमी में तेजी से गिरावट आती है, जैसे कोविड लॉकडाउन में हुआ, और फिर उतनी ही तेजी से वापस ऊपर भी आ जाती है। जैसे एक बॉल को जमीन पर पटको तो वो तेजी से बाउंस बैक करती है। भारत ने लॉकडाउन के बाद के कुछ क्वार्टर्स में ऐसा बाउंस बैक दिखाया था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये के शेप्ड रिकवरी थोड़ी डरावनी लगती है। के अक्षर में एक लाइन ऊपर जाती है और एक नीचे। इसका क्या मतलब है? के शेप्ड रिकवरी एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। इसका मतलब है कि मंदी के बाद इकोनॉमी के 2 हिस्से हो गए हैं। 2 हिस्से? हाँ, एक हिस्सा जो के की ऊपरी लाइन है वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। इसमें बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले अमीर लोग आते हैं। उनकी दौलत और इनकम तेजी से बढ़ती है। और के की निचली लाइन? वो दूसरा हिस्सा है जो या तो और नीचे जा रहा है या वहीं फंसा हुआ है। इसमें छोटे बिजनेस, टूरिज्म, होटल जैसे सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और गरीब और मिडिल क्लास के लोग आते हैं। ओहो! उनकी नौकरियां चली जाती हैं, इनकम कम हो जाती है और वो और पिछड़ जाते हैं। के शेप्ड रिकवरी का मतलब है कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो रही है। ये समाज में बढ़ती हुई असमानता का सबसे बड़ा सिग्नल है। मतलब हेडलाइन में तो दिखेगा कि जीडीपी 8% बढ़ गई, लेकिन असल में देश के एक बड़े हिस्से की जीडीपी शायद घट रही होगी। जी सही। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसीलिए अब जब भी कोई जीडीपी के आंकड़ों की बात करे तो सिर्फ हेडलाइन नंबर पर रुकना नहीं चाहिए। सवाल पूछना चाहिए कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है, और क्या ये वी शेप वाली ग्रोथ है जो सबको साथ लेकर चल रही है, या के शेप वाली जो खाई को और चौड़ा कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी चर्चा के बाद एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। जी सबसे पहले हमने जीडीपी और जीएनपी का फर्क समझा। जीडीपी में लोकेशन यानी कहां जरूरी है, और जीएनपी में नेशनैलिटी यानी किसने जरूरी है। सही है। फिर हमने सीखा कि किसी भी ग्रॉस आंकड़े में से जब हम डेप्रिसिएशन यानी मशीनों की घिसावट को घटाते हैं तो हमें नेट आंकड़ा मिलता है, जैसे हमारी ग्रॉस सैलरी और इन हैंड नेट सैलरी। बिल्कुल सही एनालॉजी। हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिश्ता समझा। मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स सब्सिडी। और हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क जाना। हमने जीडीपी गिनने के 3 तरीके देखे: प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। और आखिर में हमने वी शेप्ड और चिंताजनक के शेप्ड रिकवरी की बात की। बहुत बढ़िया सारांश। इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर।
अगली बार जब आप अखबार में पढ़ें या न्यूज़ में सुने कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो एक पल रुककर के शेप्ड रिकवरी के बारे में जरूर सोचिएगा और खुद से पूछिएगा, ये किसकी अर्थव्यवस्था है जो बढ़ रही है? और क्या इस ग्रोथ की रोशनी समाज के हर कोने तक पहुंच रही है या सिर्फ कुछ हिस्सों को ही और ज्यादा रोशन कर रही है? इस जरूरी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की उन नसों की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं जिनसे देश की तरक्की का खून दौड़ता है, यानी बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके निवेश मॉडल। और ये सिर्फ सड़कों या पुलों की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि एक किसान की फसल बाजार तक कितनी जल्दी पहुंचती है, या एक फैक्ट्री में बना सामान दुनिया के किसी भी कोने तक कितनी कम लागत में पहुंच सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे विवेक सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित किताब के नोट्स हैं, जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन जटिल विषयों जैसे बीओटी, एचएएम, एनआईपी और गति शक्ति को एकदम सरल भाषा में समझना। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो औजार हैं जिनसे देश की आर्थिक प्रगति को आकार दिया जा रहा है, और अक्सर परीक्षाओं में इनके बीच के जो बारीक अंतर हैं उन्हीं को लेकर सवाल फंसाते हैं। तो आज उन्हीं गांठों को खोलेंगे। हाँ। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम बुनियादी ढांचा कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, इसका दायरा कितना बड़ा है। देखिए, इन नोट्स के मुताबिक हम बुनियादी ढांचे को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। एक है आर्थिक बुनियादी ढांचा। इसमें वो सब कुछ आता है जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाता है, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, टेलीकॉम। मतलब इसके बिना तो व्यापार और उद्योग ठप पड़ जाएंगे। सही बात है। और दूसरा हिस्सा जो शायद उतना ही जरूरी है, दूसरा है सामाजिक बुनियादी ढांचा। जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, साफ सफाई, पीने का पानी। ये सीधे तौर पर भले ही जीडीपी में ना दिखें, लेकिन ये देश के लोगों की कार्यक्षमता, यानी जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उसको मजबूत करते हैं। बिल्कुल। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही तो अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दे सकता है। एकदम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब इन हजारों किलोमीटर की सड़कों या विशाल बंदरगाहों को बनाने के लिए पैसा और विशेषज्ञता दोनों चाहिए। यहीं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का जिक्र आता है। सवाल ये है कि सरकार, जिसके पास अपनी एजेंसियां हैं, उसे निजी क्षेत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे स्पष्ट है पैसा। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें असीमित हैं। तो पीपीपी मॉडल के जरिए सरकार निजी क्षेत्र से अरबों खरबों का निवेश जुटाती है। ठीक है। दूसरा कारण है कुशलता, एफिशिएंसी। अच्छा, निजी कंपनियां अपने साथ बेहतर तकनीक, समय पर काम पूरा करने का दबाव और मैनेजमेंट का अनुभव लेकर आती हैं। इससे प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता सुधरती है। और तीसरा कारण जो मुझे लगता है अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है जोखिम का बंटवारा, रिस्क शेयरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कई तरह के जोखिम होते हैं। मान लीजिए एक हाईवे बनाया गया ये सोचकर कि उस पर रोज 1 लाख गाड़ियां चलेंगी, जिससे टोल वसूला जाएगा। लेकिन अगर उतनी गाड़ियां नहीं चली तो ये हुआ ट्रैफिक रिस्क। राइट। पैसे का इंतजाम ना हो पाना फाइनेंशियल रिस्क है। कभी कभी नियम कानून बदल जाते हैं, ये रेगुलेटरी रिस्क है। पीपीपी मॉडल में सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर इन जोखिमों को उठाते हैं, ताकि किसी एक पर पूरा बोझ ना पड़े। बिल्कुल। ठीक है। तो जोखिमों को कम करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए ही अलग अलग तरह के निवेश मॉडल बनाए गए होंगे। हमारे नोट्स में बीओटी, एचएएम और ईपीसी जैसे कई मॉडल हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं, खास तौर पर उस परीक्षा वाले जाल के नजरिए से कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। बीओटी सबसे पुराने और पारंपरिक मॉडलों में से एक है। इसमें एक निजी कंपनी अपने पैसे से हाईवे या पुल बनाती है। बिल्ड। फिर एक तय अवधि, मान लीजिए 20-30 साल तक, उस पर टोल वसूल कर अपनी लागत और मुनाफा कमाती है। ऑपरेट। और आखिर में उस प्रोजेक्ट को अच्छी हालत में सरकार को सौंप देती है। ट्रांसफर। बिल्कुल। इसका मतलब सारा शुरुआती वित्तीय बोझ और ट्रैफिक चलेगा या नहीं, इसका जोखिम पूरी तरह से निजी कंपनी का होता है ज्यादातर। और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी बनी। अच्छा। कई प्रोजेक्ट्स में अनुमान के मुताबिक ट्रैफिक नहीं मिला और कंपनियां दिवालिया होने लगी, बैंकों का पैसा फंस गया। इसी समस्या से निपटने के लिए इसका एक और प्रकार आया, बीओटी एन्युइटी। एन्युइटी। हाँ, इसमें कंपनी टोल नहीं वसूलती। सरकार उसे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एक निश्चित अवधि तक
हर साल एक तय रकम देती है, जिसे एन्युटी कहते हैं। अच्छा, तो इससे निजी कंपनी का ट्रैफिक रिस्क तो खत्म हो गया, बिल्कुल क्योंकि उससे सरकार से तय पैसा मिलना ही है, चाहे ट्रैफिक कम हो या ज्यादा। सही पकड़ा, लेकिन इसमें सारा वित्तीय बोझ सरकार पर आ जाता है। इसलिए इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, जो आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय है। और हमारे नोट्स पे यही इशारा करते हैं कि अब ध्यान बीओटी से हटकर HAM और EPC पर चला गया है, खासकर हाईवे सेक्टर में। ये HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? ये हाइब्रिड क्यों है? HA मॉडल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक मिला-जुला मॉडल है। हाइब्रिड, हाँ। ये BOT, एन्युटी और EPC का आप कह सकते हैं एक मिश्रण है। इसे ऐसे समझिए, प्रोजेक्ट बनाने की 100% लागत में से 40% लागत सरकार निर्माण के दौरान ही किश्तों में दे देती है। अच्छा, तो सरकार शुरुआत में ही हाथ बटा देती है। हाँ, इससे तो निजी कंपनी का बोझ काफी कम हो जाता होगा। उसे बैंक से सिर्फ 60% लागत के लिए ही कर्ज लेना पड़ेगा। एकदम सही। इससे न सिर्फ कंपनी के लिए बैंक से कर्ज लेना आसान होता है, बल्कि उसका जोखिम भी बहुत कम हो जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सरकार निजी कंपनी को उसकी 60% लागत भी धीरे धीरे किश्तों में चुकाती है, जिस पर ब्याज भी मिलता है। और रखरखाव के लिए? हाँ, हाईवे के रखरखाव के लिए भी अलग से भुगतान किया जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में हाईवे बनाने के लिए ये सबसे पसंदीदा मॉडल बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HAM मॉडल के वजह से हमें ऐसी जगहों पर भी अच्छी सड़कें देखने को मिल सकती हैं जहां शायद ट्रैफिक कम होने के डर से कोई प्राइवेट कंपनी अकेले पैसा लगाने को तैयार नहीं होती। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब आते हैं तीसरे मॉडल पर, EPC। नोट्स कहते कि इसमें सरकार पूरा पैसा देती है। तो ये तो फिर एक तरह का सरकारी ठेका हो गया, जैसे घर बनाने के लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे सरल मॉडल है। EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये एक सीधा साधा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही है। सरकार कहती है, ये रहा डिजाइन, ये रहा पैसा और ये रही जमीन, अब इसे तय समय और लागत में बना कर दो। यहाँ सारा जोखिम पैसा का, ट्रैफिक का, जमीन का, सब सरकार का होता है। निजी कंपनी का काम सिर्फ निर्माण करना है। तो ये मॉडल सरकार कब इस्तेमाल करती है? ये मॉडल तब इस्तेमाल होता है जब प्रोजेक्ट सामरिक रूप से बहुत जरूरी हो, जैसे सीमावर्ती इलाकों में सड़कें। अच्छा। या जहां निजी निवेशक किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार ना हो, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना देश हित में हो। तो अगर परीक्षा के नजरिए से इसे सारांश में देखें, हाँ। एक क्विक रिवीजन, हाँ। तो मुख्य अंतर जोखिम और निवेश के बंटवारे का है। EPC में सारा जोखिम सरकार का, BOT में ज्यादातर जोखिम निजी कंपनी का, और HAM में दोनों के बीच जोखिम का एक संतुलित बंटवारा है। यही मुख्य बिंदु है ना? एकदम सटीक। यही इन मॉडलों के बीच का सार है और यहीं से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल तो समझ आ गए। EPC, BOT और HAM, ये तो औजार हैं। अब देखते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल असल में कहाँ हो रहा है। हमारे नोट्स के हिसाब से सबसे बड़ा कैनवस तो सड़कें ही हैं। भारतमाला परियोजना का जिक्र है। सड़कें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकती हैं, धमनियों की तरह होती हैं। सही बात है। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य सिर्फ एक शहर को दूसरे से जोड़ना नहीं है। इसका मकसद है आर्थिक गलियारे बनाना, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ओके। जो देश के बड़े बड़े उत्पादन केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़े, साथ ही सीमावर्ती और पिछड़े इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना भी इसका एक अहम हिस्सा है। और यहीं पर HAM और EPC मॉडल ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, BOT की समस्याओं के बाद इन्हीं को ज्यादा अपनाया गया है। सड़कों के बाद आते हैं रेलवे पर। यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC और बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी पहलों का जिक्र है। ये DFC का विचार इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? इसे ऐसे समझिए, अभी भारत में मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। हाँ। और जाहिर है पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती है। इस वजह से मालगाड़ियां घंटों साइड में खड़ी रहती हैं। नतीजा, भारत में एक मालगाड़ी की औसत रफ्तार महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर? ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम है। DFC आए इसी समस्या का समाधान है। ये सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए दोहरे ट्रैक हैं। इन पर मालगाड़ियां 75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। वाओ! सोचिए, इससे दिल्ली से मुंबई तक सामान पहुंचने का समय 2-3 दिन से घटकर 24 घंटे से भी कम हो सकता है। ये तो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। और इसका असर सीधे सीधे सामान की लागत पर पड़ेगा। अब जरा बंदरगाहों की बात करते हैं, जिसके लिए सागरमाला कार्यक्रम का जिक्र है। क्या ये सिर्फ पुराने बंदरगाहों को चमकाने की योजना है? नहीं,
ये उससे कहीं ज्यादा है। सागरमाला के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, बंदरगाहों की क्षमता और कुशलता को बढ़ाना ताकि जहाजों को सामान लादने और उतारने में कम समय लगे। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यानी बंदरगाह आधारित विकास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बंदरगाहों के आसपास ही औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र, मतलब कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बनाना। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गुजरात में कांडला पोर्ट के पास एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। वहां फर्नीचर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। अच्छा। अब सोचिए, लकड़ी आयात होगी, कांडला के पास ही फर्नीचर बनेगा और वहीं से सीधे निर्यात हो जाएगा। तो फैक्ट्री से बंदरगाह तक सामान लाने का ट्रांसपोर्टेशन का झंझट और खर्च दोनों बचेंगे। एग्जैक्टली। तो चाहे भारतमाला हो, डीएफसी हो, ये सागरमाला, सबका एक साझा लक्ष्य दिख रहा है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का समय और पैसा दोनों कम करना। बिल्कुल, यही इन सभी योजनाओं का केंद्रीय विचार है, लॉजिस्टिक्स को सस्ता और कुशल बनाना। अब जरा और बड़ी तस्वीर पर आते हैं। ये तो अलग अलग क्षेत्रों की योजनाएं हुई, लेकिन इन सबको एक साथ देखने वाली भी कुछ बड़ी नीतियां हैं। हमारे नोट्स में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का जिक्र है। ये क्या है? NIP, जिसे 2019 में घोषित किया गया था, वो अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले विशाल निवेश का एक रोड मैप है। रोड मैप? हाँ, एक तरह की घोषणा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र तीनों मिलकर आने वाले सालों में लगभग 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश कहां-कहां करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को एक स्पष्ट तस्वीर देना है कि कौन-कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ताकि वे अपनी तैयारी कर सकें। तो NIP मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक लंबी चौड़ी योजना। लेकिन इसकी ठीक बाद नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP का भी जिक्र है। ये NIP से कैसे अलग है? हाँ, ये एक और संभावित परीक्षा का सवाल लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चालाकी भरा अंतर है। NIP नए ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट्स यानी शून्य से कुछ नया बनाने के बारे में है। ओके। जबकि NMP पहले से बने हुए यानी ब्राउनफील्ड सरकारी एसेट से पैसा जुटाने के बारे में है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? जरूर। मान लीजिए सरकार के पास एक शानदार हाईवे है जिस पर अच्छा खासा टोल आ रहा है। NMP के तहत सरकार उस हाईवे को बेचेगी नहीं। अच्छा। बल्कि उसका संचालन और टोल वसूलने का अधिकार 20-30 साल के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर दे देगी। और इसके बदले में? इसके बदले निजी कंपनी सरकार को एकमुश्त बड़ी रकम आज ही दे देगी। इसका मतलब ये एक तरह का साइकिल है। सरकार अपने पुराने मैच्योर एसेट्स का इस्तेमाल नए जरूरी प्रोजेक्ट्स को सेल्फ फंड करने के लिए कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। NMP का मूल मंत्र है पुरानी संपत्ति से पैसा कमाओ और उस पैसे से नई संपत्ति बनाओ। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ खर्च करने वाली इकाई नहीं, बल्कि एक एक्टिव एसेट मैनेजर की तरह सोच रही है। बिल्कुल। इस तरह सरकार बिना कर्ज लिए या टैक्स बढ़ाए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जुटा सकती है। ये सुनने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन क्या इसमें ये रिस्क नहीं है कि सरकार अपनी सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली संपत्तियां कुछ समय के लिए निजी हाथों में दे रही हैं? ये एक बहुत वैध चिंता है और NMP की आलोचना का एक मुख्य बिंदु भी है। यहाँ पर संतुलन साधना बहुत जरूरी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि लीज की शर्तें पारदर्शी हों और संपत्ति का मूल्यांकन सही तरीके से किया जाए ताकि देश को लंबी अवधि में नुकसान ना हो। तो एक बारीक लाइन है जिस पे चलना होगा। जी ठीक है। तो NIP है निर्माण और NMP है मुद्रीकरण। अब इसमें PM गति शक्ति योजना कहाँ फिट होती है? नोट्स इसे एक समन्वय मंच यानी कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बताते हैं। गति शक्ति इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ने वाली गोंद की तरह है। अच्छा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया को बदल रहा है। पहले क्या होता था? एक विभाग शानदार हाईवे बनाता था। हाँ। और 6 महीने बाद दूसरा विभाग फाइबर केबल डालने के लिए उसे फिर से खोद देता था। हाँ, ये तो हम सब ने देखा है। फिर तीसरा विभाग गैस पाइपलाइन के लिए आता था। आम आदमी परेशान होता था और देश का पैसा बर्बाद होता था। गति शक्ति इसी समस्या का समाधान है। ये एक डिजिटल नक्शा है जिस पर देश के सभी मौजूदा और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को GIS मैपिंग के जरिए एक साथ देखा जा सकता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर? हाँ, सड़क, रेलवे, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम केबल से जुड़ी सभी 16 मंत्रालयों की योजनाएं एक ही जगह पर होती हैं। इसका व्यावहारिक फायदा क्या है? फायदा जबरदस्त है। अब अगर सड़क परिवहन मंत्रालय एक नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है, तो गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर
टेलीकॉम मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय भी उसे देख सकते हैं। और वो साथ में ही प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, वे उसी हाईवे के साथ साथ अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल और गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना बना सकते हैं। तो बार बार सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोजेक्ट्स को मंजूरी जल्दी मिलती है, समय बचता है, पैसा बचता है। और लोगों को भी परेशानी कम होती है। ये मंत्रालयों के बीच की दीवारों को तोड़कर एकीकृत योजना बनाने का एक क्रांतिकारी कदम है। तो गति शक्ति का मूल मंत्र है, एक साथ योजना बनाओ, एक साथ काम करो। सही। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022, जिसका मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत को जीडीपी के 14-16% से घटाकर लगभग 8% तक लाना है। ये 8% का आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे प्रतिस्पर्धी देशों में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का 8 से 10% ही है। और भारत में ये 14% से भी ज्यादा है। हाँ, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ बना सामान फैक्ट्री से बंदरगाह तक पहुंचते पहुंचते ही महंगा हो जाता है। अगर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो यहाँ सामान बनाना और उसे दुनिया तक पहुंचाना सस्ता और तेज होना चाहिए। सही बात है। जब लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी तभी भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में चीन या वियतनाम जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल। वाह, तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। तो संक्षेप में अलग अलग मॉडल जैसे HAM का इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है। फिर NIP जैसी योजनाएं नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखती हैं। NMP पुराने से पैसा जुटाती है और गति शक्ति इन सब को एक साथ लाने का काम करती है। एकदम सही। और इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, ताकि भारतीय सामान दुनिया में मुकाबला कर सके। भारत को एक कुशल और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना। ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी पहेली है जिसके सभी टुकड़े अब धीरे धीरे अपनी जगह पे बैठ रहे हैं। ये वाकई आकर्षक है कि कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए इतने सारे अलग अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। हमने योजनाओं और नीतियों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सभी विशाल परियोजनाओं, सड़क, रेलवे, बिजली, बंदरगाहों को एक साथ बिना किसी रुकावट के लागू करने में सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती क्या हो सकती है, जो शायद किसी दस्तावेज में नहीं लिखी होती? जय हिंद, जय भारत।